अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड। ये कोई इतना ज्यादा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और कुछ एमसीक्यूज भी। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं वेलकम कहता हूं हाई अचीवर्स केमिस्ट्री बैच में। ये हमारे पास 51 लेक्चर है बुक का, और जबकि 7th लेक्चर है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5। सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें ताकि आपको नया लेक्चर वक्त पर मिल सके। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो विस्कोसिटी में सबसे पहले हम एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूरा एक टॉपिक बन जाता है तो फिर क्या होगा, आपने ऐसे लिख लेना है, अदरवाइज इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड भी किया जा सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन है डिफाइन विस्कोसिटी एंड राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी से ताल्लुक रखने वाली हर बात का डिस्कशन करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ लिक्विड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। यानी एक लिक्विड है, वो फ्लो कर रहा है, वो फ्लो मुश्किल से कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। वो आसानी से फ्लो कर रहा है तो विस्कोसिटी कम है। तो रेजिस्टेंस कितनी है एक लिक्विड की फ्लो होने में, वो बताता है, या वो जो फिनोमिना है वो विस्कोसिटी है। तो बात इतनी सी है कि विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ लिक्विड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। इट डिस्क्राइब्स द थिकनेस, ये बताता है कि कौन सा लिक्विड गाढ़ा है। जाहिर सी बात है जो लिक्विड मुश्किल से बहेगा, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, वो थिक होगा, गाढ़ा होगा, जैसे शहद। और स्टिकनेस, जाहिर सी बात है आपने अगर शहद को चम्मच से ऐसे गिराया तो गिराने पर वो उसके साथ चिपका रहता है, और फिर वजन ज्यादा हो जाने की वजह से उसके ड्रॉप का वो गिरता भी है। और लंबा लंबा, यानी कि मॉलिक्यूल काफी हद तक गाढ़े हैं तो आपको नजर आ रहा है। लेकिन अगर यही चीज आप वाटर के साथ करोगे तो पानी फौरन गिर जाता है। इसका मतलब है वाटर की जो थिकनेस है वो कम और शहद की थिकनेस ज्यादा है। पानी कम चिपकता है और जो शहद है ज्यादा चिपकता है। अगर आप पानी से भरे हुए गिलास को मुकम्मल उलट कर दो, पानी तो गिर जाएगा, लेकिन उस दीवारों के साथ, गिलास की दीवारों के साथ अभी भी क्या लगा हुआ है, लिक्विड पानी की शक्ल में लगा है। इसका मतलब है चिपकता पानी भी है, लेकिन शहद ज्यादा चिपक जाता है, यानी इसकी थिकनेस ज्यादा होती है। फिर लिक्विड्स विद हाई विस्कोसिटी आर थिकर। ये वाली बात समझ में आ गई है कि वो लिक्विड जो गाढ़े होते हैं, जैसे आप कह लो ये चॉकलेट सीरम है, ये आप गिराओ तो मुश्किल से गिरता है, ठीक है। अगर आप पानी है या कोई अल्कोहल है उसको गिराओ तो जल्दी से गिर जाता है। तो ये पतला है और ये आपके पास गाढ़ा है। अगर हम इस चीज को थोड़ा सा अपने एक मीटर की शक्ल में देखें, ये लिखा हुआ है लो और ये लिखा हुआ है हाई। इसका मतलब है कि जितना क्या होगा, विस्कोसिटी कम और विस्कोसिटी ज्यादा होगी, थिकनेस उतनी बढ़ जाएगी, ठीक है जी। और वरना वाइस वर्सा। अब इसके बाद एक बात और है, लिक्विड विद द लो विस्कोसिटी आर थिनर एंड फ्लो इजीली। जो लिक्विड पतले हैं, कम गाढ़े हैं, आसानी से हरकत करते हैं, फ्लो कर सकते हैं, और जो फ्लो करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी विस्कोसिटी कम होगी। और फिर इसके बाद आती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी है। हनी हैज हायर विस्कोसिटी देन द वाटर बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि शहद के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टाइटली हेल्ड हैं। जब आप उसको निकालने की, शहद को कोशिश करते हो उसकी बोतल से या चम्मच से गिराने की कोशिश करते हो, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और उनका फ्लो होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि शहद या हनी ज्यादा विस्कस है, ज्यादा स्टिकी है और ज्यादा मुश्किल से बह रहा है, ठीक है। और उसकी इंटर मोलेक्युलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, ठीक है जी, खत्म बात। अब चलो आगे। अगली बात यह है राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग द विस्कोसिटी। वो फैक्टर्स कौन से होंगे जो विस्कोसिटी पर असरअंदाज होते हैं। तो बात बड़ी आसान सी है, पुरानी वाली। अगर आपने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था तो वहां पे भी ऐसे ही फैक्टर्स थे, और इस विस्कोसिटी में भी इसी तरह के फैक्टर हैं और जुड़े हुए हैं। मतलब आपस में एक याद करो दूसरा भी याद हो जाता है। टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजेस द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। देखो एक बात सुनो, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अलग से भी लिख दिया है। यानी अगर सिर्फ फैक्टर आ जाए, 2 नंबर का सवाल आ जाए, तो फिर आपने इसको तोड़ के लिख देना है। जैसे मैंने कहा था, तोड़ के भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो। अब यहां पर बात आ गई काइनेटिक एनर्जी की। अब काइनेटिक एनर्जी क्या कहती है? देखो, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है मूवमेंट। अगर मॉलिक्यूल हरकत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये ले लो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। जाहिर सी बात है, जब हम कहते हैं कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ज्यादा तेजी से फ्लो कर रहा है, तो उसका मतलब उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, उसकी विस्कोसिटी कम है।
तो आप इन्हीं बातों से अंदाजा लगा लो कि देखो, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लिक्विड तेजी से फ्लो करने लगेगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो यही बात लिखता है, एज अ रिजल्ट विस्कोसिटी डिक्रीजेस। और इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे को बाइंड कर लेंगे, आसानी से मूवमेंट नहीं होगी, यानी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो यही बात यहाँ लिखी है, लिक्विड्स विद स्ट्रॉन्गर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैव हाई विस्कोसिटी बिकॉज़ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव अराउंड ईच अदर। यानी कि जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, हरकत करना मुश्किल हो जाएगा, एंड देयर रेजिस्टेंस टू फ्लो इंक्रीजेस, और उनकी हरकत में दुश्वारी होगी, यानी कि विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। ये था बिल्कुल आसान सा हिस्सा। इसके अंदर एक चेक पॉइंट भी दिया हुआ है, इस चेक पॉइंट को भी हम कर लेते हैं। चेक पॉइंट क्या कहता है? चेक पॉइंट कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग लिक्विड्स, इन लिक्विड्स को आपने अरेंज करना है। देखो कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस, यानी सरफेस टेंशन, इनकी सरफेस टेंशन की बढ़ते हुए इजाफे की बिना पर। जैसे मिसाल के तौर पर पहला है एसीटोन, एसीटोन, दूसरा है एथेनॉल, और फिर मेथॉक्सीमीथेन जिसको डाइमेथाइल ईथर भी कहते हैं। तो अब आपने ये ईथर, अल्कोहल और एसीटोन जिसको कीटोन भी कहते हैं के दरमियान थोड़ा फैसला लेना है। तो सरफेस टेंशन लो से हाई मैंने लिख दी है, सबसे कम होगी किसकी? उस कंपाउंड की जिसका नाम है मेथॉक्सीमीथेन या ईथर। इसमें इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस नहीं होती, इसलिए ऐसे लिखा है। दूसरा आपके पास एसीटोन, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है और बड़े मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मॉलिक्यूल बेशक नॉन पोलर हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें जो वेंडरवॉल फोर्सेस हैं, या कहें फिट्ज लंडन फोर्सेस हैं, या यूं कह लें इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं, वो ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए इनमें कुछ ना कुछ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दिस वन। और लास्ट में अल्कोहल है, अल्कोहल हैज इंटरमॉलिक्युलर फोर्स, दैट्स व्हाई उसका बहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये रीजन नीचे लिखी हुई है, इनको कोशिश करें आप याद कर लें। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें असल में तीन एक एग्जांपल हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म या फिर से ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, और एथेनॉल। ये तीनों के दरमियान में वो कहता ये है कि जो CCl4 है वो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू CHCl3 से, और इन दोनों की ही कम है किससे? अल्कोहल की, या इन दोनों में से किसी का मुवाजना भी कर लो। तो रीजन वही है कि जो CCl4 है इसका मोलर मास ज्यादा है, ये भारी है, और भारी हो जाने की वजह से एज कंपेयर टू CHCl3 ये ज्यादा पोलराइजेबल मॉलिक्यूल होंगे, और इनके अंदर बेशक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, लेकिन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी। इसलिए इन दोनों का मुकाबला करें तो CCl4 ज्यादा क्या रखता है? विस्कोसिटी रखता है। लेकिन ये दोनों के अंदर ही वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है जो अल्कोहल में होती है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है एज कंपेयर टू विस्कोसिटी, किसको? अल्कोहल को, बानिस्बत किसके? बाकी दो के। तो ये थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर दिया है, जवाब नीचे लिखा हुआ भी है, वो भी आप देख सकते हो। फिलहाल ऑर्डर डिस्कस करना था, ऑर्डर बता दिया। द विस्कोसिटी ऑफ हनी इज हायर देन द वाटर, एक्सप्लेन व्हाई। तो बात वो पुरानी हो गई है, लेकिन दोबारा से लिख देते हैं, हनी इज मोर विस्कस। इसकी रीजन ये है, इट इज रिच इन लार्ज शुगर मॉलिक्यूल्स। देखो भाई, शुगर मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है इनके अंदर बहुत सारे H और OH, या स्पेशली कह लें पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं OH को, लेकिन उसके साथ साथ H भी होते हैं। ये मैं क्यों बात कर रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपके पास OH होगा तो वो H के साथ बॉन्डिंग बना सकेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन यानी शुगर, यानी कि शहद में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, इसलिए एज कंपेयर टू वाटर। इसलिए क्या होता है, वाटर लेस विस्कस और शहद ज्यादा विस्कस हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक आपके पास आ रही है बात, वो यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर विस्कस, ग्लिसरीन और हेक्सेन। ठीक है, ये हेक्सेन का फार्मूला देख लीजिएगा। अब बात यहां पर है, ग्लिसरीन में एक OH है, दूसरा OH है, तीसरा OH है, और इन OH की वजह से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। जबकि ये जो आपके पास हेक्सेन है, ये सिंपल अल्केन होते हैं, इनके नॉन पोलर होते हैं, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग नहीं होती हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये वेरी स्ट्रांग
और ये काफी वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस रखते हैं। दैट इज द रीजन ग्लिसरीन इज मोर विस्कस, बहुत गाढ़ी होती है, आपके घर में होगी। जबकि अगर आपने हेक्सेन को देखना है, इसको आप अपने घर में आप ऐसे सोचो कि आप पेट्रोल देख लो, पेट्रोल को कभी आप, या अगर नेल पॉलिश रिमूवर देख लो, अगर आप उसका ढक्कन खोल के रखेंगे तो वो उड़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से टाइटली हेल्ड नहीं होते हैं। दैट्स वाई उनका इंटरमोलेक्युलर फोर्स इज वीक और विस्कस, यानी वो लेस विस्कस हो जाते हैं। तो यही आपने यहाँ पर लिखना है। मैंने इसको हिंट की शक्ल में लिखा होता है और इतना भी काफी होता है अगर क्वेश्चन का आंसर लिखें। अदरवाइज आप इसको फैला सकते हैं, अपने जो मेन टॉपिक होता है उसमें से कुछ बातों को निकालकर इसमें ऐड कर सकते हो, फैक्टर्स को ऐड कर सकते हो और उन्हीं की बिना पर एक्सप्लेन कर क्वेश्चन को बड़ा भी कर सकते हो। तो यहाँ तक था ये आपका छोटा सा टॉपिक, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। सब्सक्राइब मैंने कहा जरूर किया करें, और ताकि हमें पता चले कि आप देख रहे हैं, और जितना तेजी से लोग इसे देखेंगे उतना ही स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि जब कम स्टूडेंट्स देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि अभी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे नहीं है, अभी पुराने टॉपिक्स ही कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अगर आप आगे की तरफ जाओगे, तेजी से आगे बढ़ोगे, तो टीचर की मोटिवेशन भी उसी तरह तेजी से आगे जाएगी और वो काम तेजी से चलाएंगे। तो इतना ही है अब तक, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। कोई बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर राइट किया करें। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।